हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.2। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 7 नेशनलिज्म। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे सब कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म, यानी देशभक्ति की फीलिंग। अब इस चैप्टर में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें ये नहीं पढ़ना कि ये क्यों आया या कैसे आया, बल्कि इस चैप्टर में हम सिर्फ ये समझेंगे कि ये है क्या और हमारे लिए क्या काम करता है। अगर नेशनलिज्म का सही मतलब समझना है तो हमें देश से ऊपर उठ के चीज़ों को देखना होगा कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन वर्ल्ड के लिए क्या है। और अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पिछले करीब 200 सालों में आया और इसी की वजह से हमारी हिस्ट्री इतनी शेप हुई। नेशनलिज्म की वजह से ही कितने देश एक हुए और कितने देशों में लड़ाइयाँ हुई। जैसे फॉर एग्जांपल 19th सेंचुरी में यूरोप में जर्मनी और इटली पहले छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे और बाद में नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के थ्रू साथ में लाए गए। ऐसे ही कई बड़े एम्पायर्स जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर या रशियन एम्पायर, जिसे पहले यूएसएसआर कहते थे, वो नेशनलिज्म की वजह से कई छोटे छोटे देशों में बट गया और आज तक ये प्रोसेस चलता आ रहा है, जिसमें देश नेशनलिज्म के नाम पे कंट्रीज की बाउंड्रीज चेंज करते रहते हैं। जैसे हम अक्सर न्यूज़ में भी सुनते हैं कि कई लोग अलग देश बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें सबसे प्राइम एग्जांपल्स हैं कनाडा के अंदर क्यूबेक, स्पेन में बास्क, टर्की और इराक में कुर्द्स और श्रीलंका में तमिल्स। अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि एक देश होता क्या है और क्यों लोग उसके पीछे अपनी जान दे देते हैं। क्यों जब इंडियन टीम खेलती है तो हम उसे सपोर्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं एक देश और लोगों के रिलेशनशिप को समझने की। तो एक देश का मतलब होता है एक इमेजिनरी कम्युनिटी, जिसमें लोगों के कुछ कलेक्टिव बिलीफ्स होते हैं और कुछ एस्पिरेशंस होते हैं और इसी इमेजिनेशन के बेसिस पे वो खुद को एक दूसरे के साथ जोड़ पाते हैं। अब अगर इन बिलीफ्स की बात करें तो ये कोई ऐसी रियल चीज़ नहीं जिसे आप देख या छू सकते हो। ये हमारा विश्वास होता है जो हमें एक देश के साथ जोड़ता है। यहाँ हम सब लोगों के अपने कुछ सपने होते हैं जिसे पूरा करने के लिए हम सरकार बनाते हैं। और अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो आप इमेजिन करो कि आप एक क्रिकेट टीम का हिस्सा हो। तो जब आप उस टीम का हिस्सा हो तो आप अपने आप बाकी टीम मेंबर्स के साथ एक म्यूचुअल फीलिंग और बिलीफ शेयर करोगे, एक साथ एक गोल के लिए खेलोगे जो है मैच जीतना। तो ऐसा ही कुछ नेशन के कॉन्सेप्ट में भी होता है। नेशन एक टीम है और हम सब उसके मेंबर्स। और ये जो देशभक्ति की फीलिंग आती है उसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था तब भी इंडियंस को रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमें एक साथ आके इन्हें बाहर करना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति वाली फीलिंग जगाने के लिए कोई कॉमन लिंक नहीं था जो सबको जोड़ सके। तब हमारी फ्रीडम फाइटर्स ने हमारी रिच हिस्ट्री का यूज़ किया कि कैसे सदियों से हमारा देश एक मिसाल रहा है और कैसी कम्युनिटीज़ एक साथ रही हैं, और तब जाके फाइनली लोगों में देशभक्ति वाली भावना जागी। ऐसे ही टेरिटरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप किसी भी देश की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सोचोगे कि मैप में ये कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो दिमाग में इंडिया का एक मैप फॉर्म हो जाता है, और जब भी हम अपने देश की बात करते हैं तो हम हमेशा मातृभूमि या जन्मभूमि की बात करते हैं, क्योंकि जिस जमीन पे हम पैदा होते हैं और रहते हैं उसके साथ हमारा एक खास रिश्ता जुड़ जाता है और उसे हम अपना मानते हैं। यही रीज़न है कि कई बार ज़्यादा लोग एक ज़मीन पे हक दिखाते हैं और उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। अगली चीज़ जो हमें साथ जोड़ती है वो है हमारे पॉलिटिकल आइडियल्स, यानी एक कॉमन विजन देश के लिए, जिसे पूरा करने के लिए हम सरकार बनाते हैं। और जब भी हमें सरकार चूज़ करनी होती है तो हम उसे ही वोट करते हैं जिसके साथ हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, प्लस जिसके बारे में हमें पता होता है कि अगर ये सरकार आएगी तो देश के फ्यूचर के लिए कुछ सही काम करेगी। अब कई लोग इसमें भी बिलीव करते हैं कि अगर एक देशभक्ति वाली फीलिंग लानी है तो सिर्फ पॉलिटिकल विजन ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा हमें एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी भी चाहिए, जैसे एक कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि जब हमारे त्यौहार सेम होते हैं, हम सेम भाषा बोलते हैं, सेम खाना खाते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। बट ये कल्चरल आइडेंटिटी कई बार एक डेमोक्रेटिक देश के लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है, और इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला तो ये
कि दुनिया में बहुत से धर्म हैं और धर्मों में भी ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें लोग रिलीजन को अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा, एक देश में बहुत से कल्चर के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो कई बार वो रीज़न भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि देश को हम पॉलिटिकल टर्म्स में इमेजिन करें, ना कि कल्चरल टर्म्स में। यानी लोगों में रिलीजन या लैंग्वेज को लेके नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके देशभक्ति की भावना आनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, जहाँ इतने सारे कल्चर्स और धर्म हैं, फिर भी हम सब खुद को एज ए इंडियन देख पाते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खुद को जोड़ पाते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि एक नेशन में लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आती है और क्यों ये ज़रूरी है। पर एक सवाल अभी भी रहता है, और वो ये कि अल्टीमेटली देश बनाना क्यों है। हम एक सोशल ग्रुप की तरह भी तो रह सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि एक नेशन खुद को गवर्न करता है अपनी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, यानी दे सीक सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जिसमें एक देश अपना डिसीजन खुद लेता है और अपने भविष्य के बारे में खुद सोचता है, एक इंडिपेंडेंट देश की तरह। यहाँ हम बाकी देशों से भी एक तरह से वेरीफाई करते हैं अपना स्टेटस एक इंडिपेंडेंट देश होने का। क्योंकि अगर आप सोचो कि आप अपना एक देश बनाओगे, बट अगर उसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और अल्टीमेटली ये इसलिए ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन कर पाओ। अगर बाकी देश आपको एज अ कंट्री रिकग्नाइज करेंगे, तो कोई आप पे इलीगली कंट्रोल डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से ये प्रिविलेज से ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार ये देश बनाने की डिमांड का नेगेटिव असर भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ऑस्ट्रो हंगेरियन जैसे एम्पायर्स टूटे, तो कई छोटे छोटे देश बने कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे, यानी सेम लैंग्वेज सेम कल्चर। अब एक तरफ इन देशों में वो लोग थे जो बहुत खुश थे अपना स्टेट बना के, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपनी जगह छोड़ के मूव करना पड़ रहा था दूसरे कल्चर का होने की वजह से। और ये वो लोग थे जो कई जनरेशन से वहाँ रह रहे थे, बट वन कल्चर वन नेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसे लाखों परिवारों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। क्योंकि ऑब्वियसली एक देश में कई कल्चर के लोग रहते हैं, और आप अगर ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आओगे तो लाखों लोग इम्पैक्ट होंगे ही। ये मुश्किल और भी ज़्यादा उन लोगों के लिए था जो माइनॉरिटी में थे, क्योंकि अक्सर उनके साथ अन्याय ही होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट देश बनाने की डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से आज के टाइम पे हम एक बहुत फनी सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि अगर आप बात करो अपने हक की एक इंडिपेंडेंट देश बनाने की, तो आपको बिल्कुल है। और सभी कंट्रीज इस हक को मानती भी हैं, क्योंकि पास्ट में वो खुद इस वजह से अपना देश नहीं बना पाई थी। लेकिन जब आज के टाइम पे एक कल्चरल ग्रुप बात करता है एक देश के अंदर अपना खुद का अलग देश बनाने की, तो उस डिमांड को नकार दिया जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। यानी देश खुद प्रमोट करते हैं इंडिपेंडेंस को, लेकिन अगर कोई अलग देश बनाना चाहे उनके देश में, तो वो उसे अलाउड नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि देशों को पॉलिटिकल लेंस से देखा जाए, ना कि कल्चरल लेंस से, ताकि लोगों के डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जा सके। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब है अलग अलग कल्चर के लोग। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि देश को पॉलिटिकल विजन के थ्रू देखना चाहिए, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि अलग अलग कल्चर के लोग एक देश में मिलजुल के रह सकें। और इसके लिए हमें सबसे पहले लोगों को एक बराबर प्लेटफॉर्म पे लाना होगा और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना होगा। प्लस हमें उनकी प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए भी प्रोविजंस बनाने होंगे। और ये सारे राइट्स यूजुअली हमें एक देश की कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाते हैं। अगेन, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। और कई बार जब हम बात करते हैं राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की, तो लोग उसे गलत समझ लेते हैं कि उन्हें राइट है अपना खुद का देश बनाने की कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही हर कोई अपना देश बनाने लग गया तो हो गया काम। तो ये था हमारा 7th चैप्टर, नेशनलिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें और अपने सभी दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ये वीडियोस बनाने का, और हम साथ में ह्यूमैनिटीज़ का सारा सिलेबस कवर कर पाएँ। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।